Good morning, class 10th. Yesterday we discussed about the national parties of India, and today we are going to start state parties. Okay. कल कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये फोर्थ वाला। तो ये तो बेटा बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको इस तरह से करना था। देखिए, यहाँ आपने लिखा पार्टी, ठीक। यहाँ नंबर फर्स्ट डाला आपने और आपने बॉक्स बनाए थे 3 और 4। तो पार्टी में जैसे आपने लिखा AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो आपने यहाँ लिखा ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो बेटा ये 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। फिर आप लिखेंगे फाउंडर, फाउंडर इसकी ममता बनर्जी हैं, ठीक, वो आपने लिख दिया ममता बनर्जी। फिर आप लिखेंगे सिंबल, ठीक। तो सिंबल आपको पता है फ्लावर एंड ग्रास था इसका, फ्लावर और ग्रास। और मेनली ये पार्टी जो है वो बंगाल में है। ये आप एडिशनल कुछ भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है। जैसे कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन किस स्टेट से इसका मेन वोट बैंक है, ठीक है। और आइडियोलॉजी, कई बार आइडियोलॉजी, हालांकि वो नेशनल पार्टीज़ की ही ज़्यादातर पूछते हैं। आइडियोलॉजी मीन्स किस सेक्शन के लिए वर्क करना, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। जैसे फंडामेंटलिज्म और फेडरलिज्म में इनका यकीन है और ये सेकुलरिज्म की तरफ ध्यान देते हैं, सभी धर्मों को बराबर लेके चलते हैं। वो उन चीज़ों पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इस बार तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ज़रूर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि जिस तरह से CBSE ने अपने आप में चेंजेस किए हैं, पैटर्न में चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न है क्वेश्चंस कई तरह से आने की पूरी संभावना है। तो ये पूरा इस तरह से आपको बनाना था। फिर आप सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं कांग्रेस लिख दीजिए या BJP लिख दीजिए, ऐसे करके आप सारी चीज़ों को लिख देंगे। कांग्रेस तो वही है, 1980 लिख देंगे, ये 1885 लिख देंगे, ठीक। इसमें आप कई लोगों का नाम लिखेंगे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे करके जो भी बुक में दिया है। लोटस फ्लावर इसका फूल है, और ये इसका क्या था, पाम हैंड, और ये पूरे नेशनल लेवल पे एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। तो मेनली बेसिकली इसके AOUM थे और लेटर ऑन आज़ादी के बाद कई प्रोमिनेंट लीडर भी। तो ये इस तरह से ना टेबल बनानी थी बेटा, उसमें सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बट कोई नहीं, आप पूछते हो, मुझे अच्छा लगता है। आप पूछोगे तो मैं आपको आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और कई बार हम थोड़े से बिजी होते हैं स्टूडेंट, तो आप ऐसा ना सोचें कि आपने सर को कॉल या मैसेज किया, सर ने रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा नहीं है, मुझे याद रहता है, बट पूरी तरीके से मैं फोकस नहीं रह पाता हूँ कुछ बातों को लेके। उसके दो रीज़न हैं। पहला तो ये है कि अब घर में बेबी आ गया है, आई एम अ फादर नाउ, तो कई बार थोड़ा टाइम मेरा उसके साथ जाता है देख रेख केयर करने में। और दूसरी चीज़ है बेटा, मेरा कुछ एक दो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं पढ़ता भी रहता हूँ, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है चीज़ें कई बार। सो डोंट बी वरीड, बट आप जब भी पूछेंगे तो मेरे को याद रहता है, तो मैं क्लास में वो चीज़ें डिस्कस ज़रूर कर लेता हूँ। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप एक बार रिमाइंड ज़रूर करा दिया करो, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप रिमाइंड करा देंगे तो। और थोड़ा पर्सनली ही मैसेज करें, ग्रुप में डालेंगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान नहीं होगा। आप पर्सनली मैसेज कर दीजिए, तो मुझे रिमाइंड आ जाएगा दोबारा चीज़, तो मैं आपको दोबारा बता दूँगा। ऐसे कोई पूछने में हर्ज नहीं है, अच्छा लगता है, डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई थी, आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखा है, इसको कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, INC इसका पूरा नाम है। ओल्डेस्ट पार्टी है दुनिया में, 1885 में हुई थी। और वही है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इनका यकीन है, जिस तरह से बिल्डअप करना है। NCP है, ये कांग्रेस से ही निकली पार्टी है। ये 1999 में कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट हुई, और इसका फोकस रहता है डेमोक्रेसी, गांधीज़म, सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, ये सारी चीज़ों में है। वांट दैट हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट बी कंफाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। इनको लगता है कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के हाई ऑफिस हैं, उनके पास अधिकार या उनके
लिए जो चुनने का अधिकार है वो उन लोगों को पहले होना चाहिए जो नेचुरली सिटीजन में बॉर्न हुए। अब ये चीज़ इसलिए है कि ताकि कांग्रेस पे सोनिया गांधी का निशाना लेके ये सारी चीज़ें बनी थी उस टाइम पे, जो ये वाला पॉइंट है। शरद पवार जी की पार्टी है। महाराष्ट्र में काफ़ी सारा प्रेजेंस है, उसके बाद मेघालय, मणिपुर, आसाम में भी है, और अलायंस में 2004 से ही हैं। यूपीए के सदस्य हैं ये नेशनल कांग्रेस पार्टी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी एम थी और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई अलग थी। दोनों के बेटा जो साइन है वो अलग है, आप थोड़ा ध्यान रखना। जो मार्क्सिस्ट कंपनी है वो 1964 में हुआ था। ये हथौड़ा, हसिया और एक स्टार लगा हुआ है। और जो सीपीआई है उसमें हसिया है बट साथ में फसल है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ये 1925 में लगभग आई थी। वही मार्क्सिज्म लेनिज्म सेकुलर डेमोक्रेसी के फॉलो करना जो रशिया में हुआ था, आपको जैसे पता है। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया, चाइना में जैसे आज कम्युनिस्ट हैं उसी तरीके से, बट ये थोड़ा सा सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को वही मानते हैं। ये वो वाली सीपीआई है, वो वाली नहीं है ओनली वन पार्टी, चाइना वाली और नॉर्थ कोरिया वाली। अच्छा, ये क्यों हुई थी? ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म लेनिनम, मार्क्सिस और लेनिन की दोनों की थ्योरी में जो रशिया वाले हैं, और सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, और इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करती है। इम्पीरियलिज्म मतलब वही राजाशाही, कम्युनलिज्म मतलब भेदभाव, धार्मिक भेदभाव पे वो नहीं करती। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, इनके ये सारे विज़न हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन चाहते हैं और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस भी चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में, ख़ास तौर से मज़दूर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर सभी लोगों में है, और इंटेलिजेंसिया में भी है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड इनटू द कंट्री। ये थोड़ा सा इन लोगों ने आलोचना की कि जो फ्री मार्केट आपने बनाया है, फॉरेन कैपिटल को आने दिया है, उसके खिलाफ जाते हैं कई बार। वेस्ट बंगाल में ये 34 ईयर्स तक राज करते रहे, और 2019 की लोकसभा में इन्होंने 1.57% वोट मिला और सिर्फ 3 सीट जीती। यानी कि जो लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, सीपीआई एम, सीपीआई, ये काफ़ी बैक फ्रंट पर चली गई हैं पिछले 10 सालों में। तो ये थी नेशनल लेवल की पार्टियाँ। बीएसपी भी आपने देख ही लिया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स स्टेट पार्टीज़ पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दें, जस्ट अपोजिट है, बहुत इजी भी है। अदर देन these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the election commission as state party. अच्छा, कई सारी अलग पार्टियों अगर आप छोड़ दें तो जो मेजर पार्टीज़ हैं उनको स्टेट पार्टीज़ से उन्होंने मतलब दर्जा दे रखा है। जो ऊपर की 7 पार्टीज़ थी आपकी, वो तो नेशनल लेवल की हैं, प्रोमिनेंट, जो सबसे बड़ी बड़ी हैं। हो सकता है इसमें एक दो छूट गई हो, बट मेनली तो अभी तो यही है। तो बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने क्लासिफाइड किया है स्टेट पार्टी की तरह। दीज आर कॉमनली रेफर टू अ रीजनल पार्टी। इनको स्टेट पार्टी भी कहते हैं, रीजनल पार्टी भी कहते हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में ही ये अपनी जो वोट बैंक है उसको देख पाती हैं। येट दीज पार्टीज नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। फिर भी कई बार ये पार्टी अपनी आइडियोलॉजी या दिखावे से नहीं लगता है कि रीजनल भी हैं। सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टीज़। ऑल इंडिया लेवल पे होती तो हैं, दैट टू हैव सक्सीड ओनली इन 7 स्टेट्स, बट वो कुछ ही स्टेट्स में उनको सक्सेसफुल मिलता है। पार्टीज़ लाइक द समाजवादी पार्टी एंड द राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। अब जैसे पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव वाली है, मुलायम सिंह यादव वाली यूपी में, राष्ट्रीय जनता दल है जो लालू यादव, तेजस्वी यादव वाली बिहार में है। इनका नेशनल लेवल पे कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है इन्होंने नेशनल लेवल पे। सम ऑफ अदर पार्टीज़ लाइक बीजू जनता दल। बेटा बीजू जनता दल, अच्छा ये जो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अब जो आज क्वेश्चन देंगे क्लासिफाइड करने को, ये आपके लिए जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था कि जैसे समाजवादी पार्टी किस स्टेट से है, राष्ट्रीय जनता दल किस स्टेट से है। ये बिहार से है, समाजवादी पार्टी यूपी से है, बीजू जनता दल उड़ीसा से है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से ही लग रहा है सिक्किम में, मिजो नेशनल फ्रंट लग रहा है मिजो की है, तेलंगाना राष्ट्र समिति लग रहा है नाम से तेलंगाना की पार्टी है। तो ये सब तो आपके लिए ईजी हो गया। आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। लेकिन जो ये पार्टी हैं
ये सारी की सारी वो पार्टियाँ जो अपनी स्टेट आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहती हैं। ये भी थोड़ा सा आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है कि अपने स्टेट को लेके ही उन्होंने रखा। क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किया करता था, ज़बरदस्ती एम्फेसाइज करना। तो उसमें क्या होता था, जो उस स्टेट की पॉलिटिक्स है या उस स्टेट की अपनी जो आइडेंटिटी है वो गुम हो जाती थी। लेटरली 1970s के बाद पता है ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं ये उभरना शुरू हुई, क्योंकि जो बड़ी पार्टीज़ थी इनको इग्नोर कर रहे थे, तो इनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। तो तभी आप देखते हैं यूपी में, बिहार में, बंगाल में और केरला में, सिक्किम में, मिजोरम में, तेलंगाना, ऐसी बहुत सारी पार्टियां, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, ये हर जगह बेटा रीजनल पार्टीज जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई और वो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो आगे देखिए, ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों की अगर बात करेंगे आप, 30 ईयर्स के टाइम की बात करेंगे, द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ एंड पार्टीज़ की वो एक्सपेंड हुई है, स्टेट लेवल की पार्टीज़ की। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी मोर एंड मोर डाइवर्स। इससे हमारी जो पार्लियामेंट है वो और भी कई तरीके से डाइवर्स बनी है। सिंपल सी बात है, नेशनल लेवल की पार्टीज़ भी होंगी, रीजनल पार्टीज़ भी कई सारी होंगी, हर तरीके के लोगों को, सोशली बैकग्राउंड से आने वाले लोगों का मतलब रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो पार्लियामेंट होगी हमारी वो कहीं ना कहीं जो है डाइवर्स होगी। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर इट्स ओन मेजोरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2014। ऐसा पिछले 30 सालों की हिस्ट्री में ये हुआ कि 2014 के चुनाव तक कोई भी नेशनल पार्टीज़ ने अपने दम पे मेजोरिटी लोकसभा में नहीं ला पाए, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, दोनों ही नहीं ला पाए। लेकिन 2014 में ले आए, जब मोदी जी आए, मोदी जी की हवा चली, लहर चली 2014 में, और वो मेजोरिटी पे अपने दम पे 272 का आंकड़ा पार कर गए। एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज़ आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज़। अच्छा, होता क्या है कि जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं उन्हें फिर बेटा अलायंस समझते हैं ना, गठबंधन कर लेना, स्टेट पार्टीज़ के साथ बेटा गठबंधन उन्हें करना पड़ा, इसीलिए करते हैं। Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. और 1996 से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि जो अब जो स्टेट पार्टी होती हैं उनको ये मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नेशनल लेवल की जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। जैसे आज बात करें बीजेपी की, जैसे बीजेपी इस पावर में है उसकी बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा श्रोमणी अकाली दल बंगाल की पंजाब की पार्टी है, तो अभी फूड बिल पे और कृषि बिल पे श्रोमणी अकाली दल से एक एमपी थी जिनका नाम था हरसिमरत कौर, वो प्रकाश सिंह बादल की वाइफ हैं जो पंजाब के सीएम थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और बीजेपी से थोड़ा सा अलग हो गई, तो श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के साथ। और जैसे किसी की बात करें, एआईडीएमके की बात करते हैं, जो तमिलनाडु में इस टाइम वो थोड़ा सा बीजेपी को सपोर्ट करती है, बट वो उनके अलायंस में नहीं है, ठीक है। और बिहार की बात करें तो बिहार में बेटा जनता दल ब्रैकेट में यूनाइटेड, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अलग है, जनता दल सेकुलर अलग है। ये बिहार की है नीतीश कुमार वाली, जो इस टाइम बिहार में सीएम है और वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, ये भी बीजेपी की कोalition में है। दूसरा आपको और बताते हैं, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी बिहार से है और इसके जो अभी सबसे बड़े लीडर थे, इसके संस्थापक थे रामविलास पासवान, बेटा उनकी डेथ हो गई अभी 2-4 दिन पहले। वो मंत्री थे केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में, और वो बीजेपी के कोअलायंस में और अलायंस में शामिल थे। तो ये इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली होती हैं कि सिंपल सी बात ये है कि 1996 के बाद से हर एक लेवल की पार्टी को किसी न किसी स्टेट से मौका मिला है कि वो नेशनल लेवल की जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, सरकार चला रही है पार्टी, उसमें उनका हिस्सा है, वो उसका एक पार्ट है, मंत्री पद पे भी। और भी कई लोग हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एक तो वो है रामदास अठावले महाराष्ट्र से, रिपब्लिकन पार्टी वाले, वो भी बीजेपी के साथ हैं और इस टाइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक। तो ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। अच्छा, कोएलिशन का पार्ट होना किसी स्टेट पार्टी का, नेशनल लेवल की पार्टी से कोएलिशन होना, ये कंट्रीब्यूशन ही तो कर रहे हैं ताकि फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। मान लीजिए बीजेपी को कल के पास सीट कम रह जाए, तो पीछे से बैकअप देने के लिए, उसकी सोच विचारों धाराओं को मानने के लिए कई सारी पार्टी उसके एक साथ हैं, तो फेडरलिज्म मजबूत ही हुआ ना।
जो उनकी नीतियों को मान रहे हैं। शिवसेना बीजेपी की अलायंस में थी, अलग हो गई लास्ट ईयर। तो कहने का मतलब ये है, फेडरलिज्म जो हमारा है, इंडियन फेडरलिज्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो एक पूरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो स्ट्रांग ही तो बनता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्टी उस चीज़ पे एग्री होती हैं, तो वो अलायंस फॉर्म करती हैं। अपोजिशन है, अपोजिशन अपना रोल प्ले कर रहा है, तो फेडरलिज्म स्ट्रेंथन ही होता है, कंट्रीब्यूट करता है। एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, और डेमोक्रेसी को भी मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे होते हैं कि ये फलां पार्टी इस स्टेट में, हर स्टेट की अपनी पार्टी को वो देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि यस, इन्होंने इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया, इन्होंने इस तरह से बढ़ाया, तभी हम इनको वोट दे रहे हैं। हम वोट ही नहीं देंगे तो ये तो कल को बाहर आ जाएंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, आपकी चीज़ें समझना, आपकी चीज़ें जानना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए, जनता के लिए, वोटर्स के लिए। इसीलिए वो कंपटीशन में होती हैं। अगर वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं सोचेंगे तो वो आउट कर दिए जाएंगे। ओके, अब स्टेट लेवल की पार्टीज़ को हम मैप पे देखेंगे स्टूडेंट्स। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि जो आप चार्ट बनाएंगे बेटा, तो आप पता है कैसे बनाएंगे? आप सिर्फ उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बस हेडिंग डाल देंगे स्टेट लेवल पार्टीज़, ठीक है, स्टेट लेवल पार्टीज़, और यहाँ लिखते रहेंगे। फर्स्ट पहले लिख देंगे स्टेट, यहाँ पे लिखेंगे स्टेट, और इधर साइड से दूसरे हिस्से में यहाँ पार्टीज़। तो जैसे मान लीजिए JNK है, तो JNK लिखा आपने, और यहाँ पार्टियों का नाम लिख दिया आपने, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये जम्मू कश्मीर करके जो बेटा आती है, तो ये वही पार्टी है PDP, जो मुफ्ती सईद इसके CM थे, उनकी बेटी बनी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जो फ़ारूक अब्दुल्ला और ये सब लोग रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ये छोटी छोटी फुल फॉर्म्स से कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। ये यूपी की बात है, समाजवादी पार्टी है 1992, राष्ट्रीय लोकदल 1998। ये इस तरह से फिर आपको बेटा लिस्ट बना लेनी है, यूपी में जो पार्टी हैं, JK में जो पार्टी हैं, और आपको उनके नेम लिख देने हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये बेटा रीजनल पार्टी हैं, 13 अप्रैल 2018 का डेटा है इसमें। और ये बिहार की बात है बेटा, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान। राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, आई थिंक ये उनकी है, उपेंद्र कुशवाहा, जो बीजेपी के साथ थे बट अलग हो गए। और ये असम की है बेटा, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट। और सिक्किम वाली सारी सिक्किम की पार्टी है, नागा वाली पार्टी है। ये बड़ा इजी है समझना। ये आपकी झारखंड की है, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी, JVM। बीजू जनता दल उड़ीसा। वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, मणिपुर। ये जो छोटे स्टेट्स हैं, इनसे तो कई बार इससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है हमेशा बड़े स्टेट्स, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये वेस्ट बंगाल में। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये गोवा की पार्टी है, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर। तेलंगाना राष्ट्र समिति आपकी उस पर ही है तेलंगाना में। और AIM जो OWC की है वो है। केरला में कांग्रेस, केरला कांग्रेस है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। ये पौंडीचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस है, और पट्टाई मक्कल काची। और तमिलनाडु की बात होगी बेटा, तो तमिलनाडु में आपकी सबसे बड़ी दो पार्टियाँ, AIDMK अन्ना DMK और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये वाली पार्टियाँ। तो जो बड़े स्टेट्स हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये आपकी बात हो रही है ये कहाँ की बात हो रही है? मेघालय की है, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। ये वाली मेघालय की बताई हुई है यहाँ पे। ये आंध्र प्रदेश की है, वहाँ पे YSR कांग्रेस पार्टी है बेटा, जो तेलंगाना में भी है, जिसके जो यही YSR कांग्रेस पार्टी ये निकली है कांग्रेस से। इनके जो पिताजी थे जगन मोहन रेड्डी के, राजशेखर रेड्डी, वो कांग्रेस से ही 8 साल 10 साल CM रहे थे, बाद में वो अलग हो गए और ये पार्टी बनी। और तेलुगु देशम पार्टी, ये आपकी आंध्र प्रदेश की दोनों पार्टी हैं। देसी मुरुकुजा द्रविड़, ठीक है, कई सारी पार्टी हो गई।
और रिसेंटली आप देख सकते हैं बहुत सारी पार्टियां तो ऐसा लगता है बिल्कुल नई से नई ही बनी है, ज़्यादा पुरानी तो हैं भी नहीं। देखिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बस आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि जो मेन मेन है बस सिर्फ वहीं समझनी है। पंजाब की अगर बात करेंगे स्टूडेंट श्रोमणी अकाली दल, और हरियाणा की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल लोक दल, और दिल्ली की बात करेंगे तो बेटा आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में भी है। ठीक, ये छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस पार्टी होती है ना, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, इनकी लिस्ट ज़रूर बनाना। आप भले ही इन छोटे स्टेट्स को छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये जो बड़े स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट आप बना लेंगे इस तरह से, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। और कई बार आप देखेंगे इनके साइन एक जैसे होते हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी का साइन भी साइकिल है, और जम्मू कश्मीर की जो पैंथर पार्टी है उसका भी है, समाजवादी पार्टी का भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का पंखा है चुनाव चिन्ह, और यहाँ पे किसका है बेटा, ये वाईएसआर कांग्रेस का भी पंखा है। ठीक, और केरला कांग्रेस मणि का ये फूल का पत्ता है, ये है, मतलब कई सारे सेम सेम है। हिल स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी, गोमंतक पार्टी, शेर है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर है, लेकिन वो स्टेट लेवल पे है, इसलिए वो उसी स्टेट में सिर्फ उस चुनाव चिन्ह से लड़ सकती है, ये उनका तरीका होता है बेटा। तो ऐसे छोटे छोटे कई बार निशान होते हैं जो कॉमन हो जाते हैं, जैसे आप इधर भी देख सकते हैं, असम गण परिषद का हाथी है, तो जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी यूपी में, वो उसका भी हाथी ही है, हालांकि वो नेशनल लेवल की पार्टी है। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है कि चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, और उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं। चैलेंजेस भी और रिफॉर्म दोनों की बहुत अच्छी तरीके से बात होती है। तो हम आएंगे सीधा सीधा चैलेंजेस पे। आप देखते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी हैं फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्रुशियल है, सिंस पार्टी आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। भाई हम पार्टी को कई बार ज़्यादा जानते हैं, हम कई बार किसी चेहरे को नहीं जानते क्योंकि कैंडिडेट बदलते रहते हैं, पार्टी वही रहती है। इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टी फॉर वट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। और होता क्या है कि लोग अक्सर का सिर्फ पार्टी को जानते हैं तो पार्टी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, बट कि वो ये नहीं जानते हैं कि जो पर्सन है, जो लीडर है, वो गलत है। आप पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया में पार्टी कल्चर है ना, इसलिए सिर्फ पार्टी पर सवाल आता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फिकेशन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। पूरी दुनिया में ये होता रहा है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही होती तो लोगों को गुस्सों का सामना उसे करना पड़ता है। दिस इज़ द केस इन अवर कंट्री टू, और यही चीज़ हमारे यहाँ भी है। पीपल जो नाराज़ हैं और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो फोकस्ड रहता है फोर प्रॉब्लम्स एरिया इन वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सॉरी यस, जो 4 फील्ड होते हैं वहाँ पे उनके तौर तरीक़ों से उनका जो नाखुशी होने का तरीका होता है वो वहाँ उनके सबसे ज़्यादा गुजरता है। पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब कोशिश ये रहती है कि जब भी किसी पार्टी से कोई मिस्टेक होती है, चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से जो है इन चीज़ों की क्रिटिसाइज़ करना, सामने बोलना, अपोज करना। तो पार्टी फिर उन चीज़ों को फेस करती है, सामना करती है, और वो इन चैलेंजेस को ना फिर दूर करना चाहती है ताकि वो रिमेन इफेक्टिव रह सकें डेमोक्रेसी में, नहीं तो वो आउट कर दिए जाएंगे। तो वो 4 कौन से पॉइंट्स हैं उनकी बात हो रही है, जिसमें फर्स्ट है द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये तो खैर हर पार्टी की कहानी है। अब इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टी खुद में अपने आप में ही डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ें नहीं कर रही है तो वो कंट्री में डेमोक्रेसी किस तरह से लाएगी, कैसे, ज़रा समझें। within parties all over the world there is a tendency in political parties toward the concentration of power in one or few leaders at the top। हर दुनिया की हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये ऐसा होता है, कोशिश रहती है, टेंडेंसी है कि जो मेन पावर होती है ना वो 1 या 2-3 लोगों के हाथ में ही रहना चाहती है, वो ऐसा चाहते हैं। तो एक कार्टून है बेटा, ज़रा आप देखें, बर्लुस्कोनी पपेट थिएटर। ये बेटा बर्लुस्कोनी क्या है, इटली के एक पीएम थे काफ़ी साल पहले, मुझे याद नहीं है, 2006 और उसके बाद तक। तो बर्लुस्कोनी जब पीएम थे तो बात ये थी कि बर्लुस्कोनी के पास हर एक चीज़ थी, अगर सच कहा जाए तो।
मतलब मीडिया हाउस भी उसके पास है, खुद भी बहुत अरबपति आदमी था, न्यूज़पेपर्स उसके चलते थे, तो अपने तरीके से चीज़ों को वो अपने हाथ से देखो कठपुतली बना के यूज़ कर रहा है। मतलब वो दिखा रहा है कि मैं देश को किस तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से चला रहा हूँ या नहीं चला रहा हूँ, लोगों की कठपुतली बना रहा है। Berlusconi was the Prime Minister of Italy. He also was one of top businessmen in Italy. He is the leader of the Forza Italia founded 1993. His company owns TD TV channel, the important publishing company, a football club, AC Milan उसी का है, and a bank. इतनी सारी चीज़ें बेटा वो चलाता है। तो जब वो पीएम बनेगा कोई पर्सन, तो बैंक चलाना, टीवी या बहुत सारी पब्लिकेशन कंपनी, एजेंसियाँ, वो इन्फ्लुएंस तो करेगा ना। पावरफुल वैसे ही है, पीएम वैसे ही बन गया, बिजनेसमैन इतना बड़ा है ही, तो वो अपनी उंगलियों से, इशारों से हर एक चीज़ को नचाना, ये कार्टून दिखा रहा है। कार्टून क्रिटिसाइज़ करता है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक वैसे ही। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं पार्टियों में, वो यही चाहते हैं कि पावर जो है वो हमारे हाथ में और उन्हीं हाथों में रहे। और उसमें एक चीज़ और होती है, पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर। पार्टी मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती हैं, ठीक, किसी भी पार्टी का नहीं है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। आप देखते हैं हाँ कई पार्टी करती हैं, बट जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं वो नहीं होती हैं। जैसे स्टेट लेवल पे अध्यक्षों की पार्टी हो, नेशनल लेवल पे प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग हो, पार्टी के अंदर की जो लीडरशिप है उसकी मीटिंग हो। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। और इंटरनल इलेक्शन मतलब समझते हैं आप कई बार देखते हैं किसी पार्टी का स्टेट लेवल का प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल का प्रेसिडेंट, महासचिव, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और पता नहीं क्या युवा मामले, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी, ओबीसी, मतलब इंडिया में तो ऐसे कई सारे विभाग हैं हर पार्टी के, बट उसके इलेक्शन इंटरनली नहीं होते हैं, बस ऊपर से ही बना दिया जाता है कि हाँ ठीक है फलां व्यक्ति को बना दो। तो इंटरनल पॉलिटिक्स की तो वैसे ही बहुत कमी हो गई ना। ये जो चीज़ है वो खुद ही वो लोग इंटरनली इलेक्शंस को रेगुलेट नहीं करते हैं अपनी पार्टी में। जैसे पार्टी के मेंबर्स हैं, वो चुनाव करें, हाँ ठीक है कौन बनना चाहता है, दो लोग खड़े हों, अब वोटिंग करें कौन किसको बनाना चाहता है, नहीं, जिसकी जो इच्छा होती है उस हिसाब से इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टी चल रही होती है। आप जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आने लगेंगी। सच बात तो ये है, अगर आप थोड़ा भी जान गए ना, आधा भी इस चैप्टर का, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम तो हर जगह ही कितनी ज़्यादा है। और ये जो दिखाती हैं कुछ पार्टियाँ अपने आप को, ये बिल्कुल भी, ये तो और भी गलत कर रही हैं। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। जो पार्टी का आम कार्यकर्ता होता है ना, आपके गली मोहल्लों में, पार्षद से लेके, उसको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कभी होती नहीं कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, पार्टी किसी पे क्या फैसला लेना चाह रही है, किसको टिकट देना चाह रही है, क्या देना चाह रही है। इंडिया में ये चीज़ है ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं पार्टी के अंदर। तो ये प्रॉब्लम है, होना चाहिए। सबकी पार्टी है, एक निचला वर्कर है, वो बेचारा कितनी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बहुत से लोग एसी में बैठ के सिर्फ फैसले ले रहे होते हैं। तो क्या ये गलत नहीं है? ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। दे डू नॉट हैव द मीन्स ऑफ द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ऐसा कोई कनेक्शन उनका नहीं होता है कि उनके जो फैसले हैं उससे कोई प्रभाव पड़े। ये भी बात आ जाती है, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उनको नीचे से देखा ही नहीं जाता है। एज अ रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। और होता क्या है, जब आम कार्यकर्ता उस प्रभाव से दूर है, तो जो लीडर है ना ऊपर वाले, वो अपने आप को ग्रेटर पावर समझ लेते हैं कि चाहे वो जो भी फैसला लें पार्टी के हित में है, ये कह के वो हर बात पे ये चीज़ टाल देते हैं। बस ये कह देना पार्टी का हित है, पार्टी ने सोचा है। तो पार्टी ने कहाँ सोचा है, वो आपने खुद ने सोचा है, इंडिविजुअल ने, इंडिविजुअल जो पर्सन है उसने सोचा है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये काम होता है कि पार्टी ने कहा है, पार्टी बोल रही, बेटा पार्टी नहीं बोल रही, वो इंडिविजुअल है उसने बोला है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस वन ऑफ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी। पैरामाउंट का मतलब होता है कि सबसे ऊपर की ताकत, मतलब नीचे पिरामिड होता है पार्टी, नीचे वर्कर्स की भीड़ होती है, फिर ऊपर और ऑर्गेनाइजेशंस हेड होते हैं, और टॉप पे सिर्फ एक दो लोग होते हैं, जैसे नेशनल लेवल का प्रेसिडेंट या ये उपाध्यक्ष, ये सारे लोग होते हैं। तो जब ये सारी सिचुएशन आ जाती है डिसीजंस लेने की, तो फिर कुछ ही लीडर्स होते हैं वो पावर का मज़ा ले रहे होते हैं। और पावर इन द पार्टी में जो पैरामाउंट्स, ये सबसे ऊंचे लेवल की जो पावर होती है वो उन्हीं के हाथों में होती है। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट। और जो उनसे एग्री होते हैं वो तो अपने साथ उनको रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू द पार्टी। और उन पावरफुल लोगों से जो लोग खुश नहीं होते हैं, उन्हें पार्टी से दूर जाना पड़ता है।
मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। ये हुई ना सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने लग गया है कि जो पार्टी के प्रति लॉयल्टी दिखा रहा है वो लॉयल्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लॉयल्टी वो ज़्यादा चल रही है आजकल जो पर्सनली लॉयल्टी हो के लीडर्स के साथ आप ज़्यादा कर रहे हैं। बस आप लीडर्स के प्रति वफादार हो, पार्टी कहीं भाड़ में। और ये मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ का यही हाल है। तो ये जो चैलेंज है आपको नहीं मालूम होंगे बेटा, क्योंकि टीवी में, अखबारों में या लोगों से जो सुना है वो सिर्फ आपने सुना है, वो सिर्फ बातें हैं, फालतू की बकवास बातें हैं। आप वाकई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ बेहतर है, अवेयर कर सकते हैं लोगों को। आँख मूंद के किसी भरोसा मत कीजिए, ये देश आपका भी है। फिर यहाँ से आता है बेटा सेकंड चैलेंज की बात, वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक समझते हैं, रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, पहली से ही रिलेटेड ये डायनेस्टिक वाली प्रॉब्लम है। डायनेस्टिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, पहले पापा थे, अब बेटा है, फिर उसका बेटा है, उसका बेटा है, ऐसी चीज़ें। और ये सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कांग्रेस पे। हाँ लगता है, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस में और भी जो बाहर के लोग हैं वो 8 से 11 लोग प्रेसिडेंट बाहर से बने, ये चीज़ कोई नहीं बताता है। बीजेपी में भी ऐसा ही हुआ है, ऐसा नहीं है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन वही है कि लोग जिस चीज़ को सुनते हैं अब वही यकीन करने लगे हैं। सोशल मीडिया से लेके इस तरह की चीज़ों का जो यूज़ ज़्यादा हो रहा है उससे नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर फॉर देयर फंक्शनिंग, ज़्यादातर पार्टियाँ कोई भी ओपन खुले तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इस तरह के फंक्शन को वर्क नहीं कर रही होती हैं। देर आर फ्यू वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। कुछ ही रास्ते बचते हैं कि एक पार्टी का आम कार्यकर्ता भी ऊपर जाके बड़े पद पर बैठ सके। Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members। हाँ, उन लोग के लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है जो कि फेवर में होते हैं और क्लोज होते हैं उन लोगों के जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं। ठीक, मतलब लीडर्स उस पोजीशन पे हो तो कई बार उसको फ़ायदा मिलता है, नहीं मिलता है, ये तब डिपेंड ज़्यादा करता है कि आप अपने कितने क्लोज हैं उनके या उनके फैमिली मेम्बर्स के। जैसे बड़ी बड़ी पार्टी के जो भी लीडर्स होते हैं। परिवारवाद, इसे शॉर्ट में कहना चाहें ना तो परिवारवाद, डायनेस्टिक सक्सेशन, और ये हर पार्टी का हिस्सा है। कोई सिंगल पार्टी ऐसी नहीं जिसमें ना हो। बस अभी आम आदमी पार्टी बची हुई है, इक्का दुक्का पार्टी बची हुई है, वरना सबका यही हाल है, A to Z। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजिशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। और कई पार्टियों में सिर्फ एक ही फैमिली के सारे लोग टॉप पोजीशंस को हैंडल करते हैं। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ पार्टी, और ये जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके साथ थोड़ा सा गलत होता है। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ द पावर। अब ऐसे लोग जिनको एक्सपीरियंस भी है, पॉपुलर सपोर्ट भी है, और वो ऑक्यूपाई कर सकें पोजीशन ऑफ पावर को, तो ये उन लोगों के लिए गंदा है ना, क्योंकि उन लोगों को तो बेटा एक्सपीरियंस भी है, पॉपुलर सपोर्ट भी है, फिर भी वो उस पोजीशंस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिस tendency is present in some measure all over the world including some older democracies। और जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने यहाँ है, पूरी दुनिया में है। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा ओल्डर डेमोक्रेसी वाले कंट्री हैं वहाँ भी है। सिंपल सी बात तो ये देखिए, वन पार्टी यहाँ पे एक दिया हुआ है। अब ये क्या है, फॉक्स फ्रेंड, एस्कॉर्ट, ये जो आप देख रहे हैं हाथी 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 इस तरह दिखा रखा है, ये कॉर्पोरेट अमेरिका। एक्चुअली वहाँ पे जो कार्टून है ये अमेरिका को दिखाता है, उसमें दिखाता है कि पार्टी का सिंबल एलिफेंट है, रिपब्लिकन पार्टी का। तो कार्टून ये सजेस्ट करता है कि कॉर्पोरेट अमेरिका जो है वो कंट्रोल कर रहा है मेजर सारी चीज़ों को, जैसे हाउस ऑफ प्रेसिडेंट में रिपब्लिक है, सीनेट में भी है, कोर्ट में भी है, और फ्रेंड्स हैं वो भी हैं, और जो ये अमेरिकन पार्लियामेंट आपको दिखाई दे रही है कांग्रेस। तो एक कार्टून ही दिखाने की कोशिश करता है, देखो एक ही पार्टी के सारे लोग हर जगह इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, भरे पड़े हैं, और ये पूरी दुनिया की कहानी है। आज हम सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, बाकी की 2 कल चीज़ों डिस्कशन कल होगा, और जो होमवर्क होगा वो आपको टाइम से मिल जाएगा। और तैयारी करते रहिए, कोर्स काफ़ी एंड तक आने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।